बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Sidhir. I am SS Physics at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today our topic is equilibrium of forces, which is from chapter number 2, vectors and equilibrium. Let us revise some important terms related to our topic. First is force, a physical quantity that have ability to push, pull, twist or accelerate a body is known as force. It is denoted by F and its SI unit is Newton. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी जो एबिलिटी रखती है किसी भी बॉडी को पुश करने की, पुल करने की, ट्विस्ट करने की, मतलब टर्न करने की। अगर आप किसी बॉडी को टर्न करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक लेटर F से और इसका यूनिट है न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फोर्स लगाई जा रही है एक ऑब्जेक्ट पे। फोर्स एक्चुअली जब हम एनर्जी लगाते हैं किसी भी बॉडी को पुश करने के लिए, उसकी मोशन को चेंज करने के लिए, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, उसको हम फोर्स लगाना कहते हैं। नेक्स्ट है टॉर्क। A rotational or turning effect of a force is called torque और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इसको हम लिखते हैं न्यूटन एंड मीटर। N for न्यूटन and small m for मीटर। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस टॉपिक टॉर्क में पढ़ा होगा, स्पैनर यूज करते हैं हम किसी भी नट को टाइटन और लूजन करने के लिए। टैब के ऊपर भी टर्निंग इफेक्ट अप्लाई होता है। जो आप टैब खोलते हैं, टैब उस पर टॉर्क अप्लाई होता है और इसी तरह उसको बंद करने में भी आप टॉर्क अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ लीनियर पाथ विदाउट डिफॉर्मेशन और रोटेशन, दैट इज सच दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स एट द सेम स्पीड and in the same direction. The linear motion of a body considered independent of its rotation. किसी भी बॉडी की मोशन विदाउट रोटेशन लीनियर पाथ पे अगर हो रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है बॉडी, इसका मतलब ये है कि बॉडी का हर पार्ट मूव कर रहा है सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। और लीनियर मोशन जो है इस पे रोटेशन जो है वो डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो हम उसकी रोटेशन को उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल फिगर में आप देख सकते हैं एक बॉल है, इसका एरो साइन शो कर रहा है इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जो है ट्रांसलेशनल मोशन की, इनमें अ पर्सन्स मोशन, जो पर्सन आप देख सकते हैं मूव कर रहा है, और उसके बाद बाइसाइकिल्स मोशन, वो भी ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन की एग्जांपल है। कार्स मोशन और ट्रेन्स मोशन, इसमें बॉडीज जो हैं वो मूव कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में और बॉडी का हर पार्ट जो है वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जिसमें बॉडी जा रही है। उसके बाद है रोटेशनल और एंगुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी विच फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिजिड बॉडी इज मूव्ड इन सच अ वे सच दैट ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट अंडरगो सर्कुलर मोशन अबाउट अ कॉमन एक्सिस। इसमें क्या होता है, बॉडी जो है उसका हर पार्ट वो कर्व्ड पाथ में मूव करता है। सर्कुलर मोशन उसके अंदर शामिल होती है बॉडी की मोशन में, और एक कॉमन एक्सिस के अराउंड बॉडी अपनी मोशन को जारी रखती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं,
रोटेशन को शो किया गया और रोटेशन की एग्जांपल्स हैं स्पिनिंग टॉप, रोटेशनल मोशन को शो करता है। इस तरह फेरिस व्हील की मोशन भी रोटेशनल है और रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर ये भी रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है और अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? When number of forces act on a body and it will remain at rest or moving with uniform velocity, then it is in equilibrium. जब बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करती हैं और वो बॉडी रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इन दोनों कंडीशंस में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगा? हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक, उसके ऊपर अगर आप देखें फोर्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड फोर्सेस दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इनकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब दोनों साइड की फोर्सेस का अगर हम सम करेंगे तो एक साइड की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। फोर्स जीरो होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे होती है उसका इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है, उसका वेट डाउनवर्ड है और उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब आप देख सकते हैं एक पैराट्रूपर है जो डिसेंड कर रहा है, तो इसकी मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें भी बॉडी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं इक्विलिब्रियम की जिसमें बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है इक्विलिब्रियम में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, उसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, इसके अंदर हम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। और सेकंड कंडीशन टॉर्क से रिलेटेड है और उसके अंदर हम टॉर्क्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on a body must be equal to 0. According to first condition of equilibrium, किसी भी बॉडी पे जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। दो फोर्सेस दिखाई गई हैं आपके पास, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट जो फोर्स आएगी हमारे पास वो जीरो आएगी और सम क्या आएगा हमारे पास फोर्सेस का? जीरो। एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट द नेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। ये तो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स है। इसी तरह अगर फोर्सेस हमारे पास ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उनका सम भी जीरो होना चाहिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग नो लीनियर एक्सेलरेशन। बॉडी की फोर्सेस का जीरो होना जरूरी है या बॉडी में कोई लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। In the case of coplanar forces, this condition will be expressed in terms of x components and y components of the forces. अब यहाँ पे बात हो रही है कोप्लेनर फोर्सेस की। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में आप कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोप्लेनर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं प्लेन में जो कि सेवरल फोर्सेस होती हैं
सेम प्लेन पे एक्ट कर रही होती हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी उसी प्लेन पे होती है। मतलब बहुत सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं तो उनको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। इसके अलावा आप कंकरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कंकरेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो एक प्लेन पे तो होती हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट कर रहा होता है। या आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स करेंगे इस चैप्टर के। इसके लिए आपको कंकरेंट फोर्सेस के बारे में पता होना लाजमी है। कंकरेंट फोर्सेस आप देख सकते हैं सारी फोर्सेस का पॉइंट जो है वो यहाँ पे मीट कर रहा है। ये हम कह रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन इनका सबका सेम है यहाँ पे वन पॉइंट पे। और कोप्लेनर में हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं तो उनको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। अब कोप्लेनर फोर्सेस के केस में हमारे पास फोर्सेस हैं 4। F1 फोर्स है, F2, F3 एंड F4। We consider coplanar forces F1, F2, F3 and F4 are acting on a body as shown in figure 1. Here F1 is acting along positive x-axis। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 positive x-axis के along है। F2 is acting along negative x-axis, F2 negative x-axis के along है, while F3 is acting along positive y-axis and F4 is acting along negative y-axis। तो ये हमारे पास F1, F2 दोनों x एक्सिस पे हैं लेकिन F1 पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है और F2 नेगेटिव x की डायरेक्शन में है। क्योंकि हम यहाँ पे कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे और फिर उनका सम जो है वो हमने 0 लेके आना है। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले फोर्सेस को देखना है कि कौन सी फोर्स जो है वो किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। F3 पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है और F4 नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है। Here we will take the sum of x डायरेक्टेड फोर्सेस। पहले हम x डायरेक्टेड फोर्सेस का सम लेंगे एंड y डायरेक्टेड फोर्सेस, फिर हम y डायरेक्टेड फोर्सेस का सम लेंगे। मतलब पहले x की डायरेक्शन में जो फोर्सेस आ रही हैं पहले आप इनका सम लेंगे, मतलब F1 और F2 का सम लेंगे। F1 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है और F2 नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव x की डायरेक्शन में है। और फिर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होने की वजह से और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इन दोनों का सम 0 आएगा। इसी तरह से आप F3 और F4 को जब ऐड करेंगे, F3 पॉजिटिव y एक्सिस में है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव y एक्सिस में F4 है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से इनका सम भी 0 आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सम ऑफ x डायरेक्टेड फोर्सेस और सम ऑफ y डायरेक्टेड फोर्सेस जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है इसमें। राइट हैंड साइड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। राइट हैंड साइड पे जो फोर्सेस होंगी उनको हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है और पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है उनकी, और जो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्सेस होंगी उनको हमने नेगेटिव लेना है। इसी तरह से अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह से अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम भी 0 के इक्वल होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन, द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट द नेट टॉर्क इन ऑल डायरेक्शन मस्ट बी 0। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नेट टॉर्क तमाम डायरेक्शंस में 0 के इक्वल आना चाहिए। For an object to be in equilibrium, it must be experiencing no angular acceleration. अगर बॉडी का टॉर्क 0 है तो बॉडी
को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। लाइक हम बात कर रहे थे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कि फोर्सेस का सम अगर 0 है तो वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। इसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में टॉर्क्स का सम अगर 0 है तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक रिजिड बॉडी पे, और फोर्सेस का सम यहाँ पे 0 है। फोर्सेस की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप इनका नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 0। तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर 2, सो देयर सम विल बी 0। फोर्सेस का सम तो 0 हो गया, ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रही है। येट इट मे रोटेट हैविंग क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, लेकिन ये इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगी। इसका मतलब है कि ये बॉडी का टॉर्क 0 नहीं हुआ है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, एक और कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, विच इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्सेस का सम तो 0 है यहाँ पे, लेकिन टॉर्क्स का सम भी 0 होना चाहिए। Thus, for a body to be in complete equilibrium, the sum of all the torques acting on it should be 0, as shown in figure 3. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड। अब इसकी वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी और इसकी वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। दोनों तरफ का टॉर्क्स इक्वल होने की वजह से बॉडी का जो रोटेशनल इफेक्ट है या टर्निंग इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। Note, by convention, clockwise torque are taken as negative and anti-clockwise torques are taken as positive. यहाँ पे जो हमारे पास clockwise torque होगा उसको हम negative लेंगे और जो anti-clockwise torque होगा उसको हम positive consider करेंगे। Hence, for a body to be in complete equilibrium, it should be satisfy both conditions of equilibrium. और इससे प्रूव क्या हुआ दूसरी कंडीशन से कि बॉडी का सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है उसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए और वाई डायरेक्टेड फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए। इसी तरह सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टॉर्क्स का सम भी इक्वल होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं टू चिल्ड्रन बैलेंसिंग अ सीसॉ satisfy both conditions for equilibrium. The lighter child sits farther from the pivot point. ये जो लाइटर चाइल्ड है ये दूर बैठा है पिवट पॉइंट से और ये जो हैवी चाइल्ड है ये पिवट पॉइंट से करीब बैठा है। तो इस तरह इन दोनों ने टॉर्क्स को इक्वल किया है क्योंकि टॉर्क सम होता है आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये मोमेंट आर्म है। इसी तरह यहाँ पे इसका वेट जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये मोमेंट आर्म है। तो इन दोनों पैरामीटर्स की बेस पे टॉर्क को जो है वो चेंज किया जा सकता है। द लाइटर चाइल्ड सिट्स फार्दर फ्रॉम द पिवट टू क्रिएट अ टॉर्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ द हैवियर चाइल्ड। अब एक्चुअली क्या करना चाह रहा है वो लाइटर चाइल्ड हैवियर चाइल्ड के इक्वल अपना टॉर्क करना चाह रहा है। तो फिर यहाँ पे इस कंडीशन में टॉर्क बैलेंस हो जाएगा और नेट टॉर्क 0 आएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
अगर फोर्सेस का सम 0 हो जाता है तो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा और ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसकी एग्जांपल, एक कार है रेस्ट पे, उसका एक्सेलरेशन भी 0 है और अगर एक कार मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो भी उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और सम ऑफ फोर्सेस भी इक्वल टू 0। Rotational equilibrium. When the second condition is satisfied, then no angular acceleration, the body will be in rotational equilibrium. जब second condition satisfy हो जाएगी तो body पे कोई angular acceleration नहीं होगा और body rotational equilibrium में होगी। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर टॉर्क्स का सम 0 आ जाता है तो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, 0 velocity and 0 acceleration, it is said to be in static equilibrium. अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0 है तो फिर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। एग्जाम्पल, टग ऑफ वॉर, दोनों तरफ फोर्सेस सेम हो जाएंगी तो बॉडी जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेशनरी पर्सन, नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल और नेट फोर्स 0, दोनों कंडीशन में नेट फोर्स 0 है और बॉडी रेस्ट पे होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज said to be in dynamic equilibrium. एग्जाम्पल है, a car moving with constant velocity और jump by using parachute. अगर एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है और एक पैराट्रूपर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और वो दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम ए में देख सकते हैं, इस कोन को आप टिल्ट करते हैं ये डॉटेड पोजीशन की तरफ और ये फिर दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पे रिटर्न कर जाती है। इस स्टेट को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? द हैवी बेस ऑफ द व्हीकल, टेबल लेइंग ऑन द ग्राउंड, cone laying on its base by lowering its center of gravity। ये आप देख सकते हैं कोन है, इसको हमने रखा है इसकी बेस पे तो फिर ये स्टेबल है। नेक्स्ट है बॉटल लेइंग ऑन इट्स बेस। इस तरह कोई भी चीज़ जो अपनी बेस पे रखी जाती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If a body does not return to its previous position when set free after the slightest tilt is said to be in unstable equilibrium. अगर हम बॉडी को टिल्ट करते हैं और वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आती तो वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। एग्जाम्पल, कोन टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन। उसी कोन को अगर हम उसकी टिप पे रखते हैं तो अब ये क्या करेगी, यहाँ से टोपल ओवर करेगी और गिर जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी एक न्यू पोजीशन में आती है उसको प्रीवियस पोजीशन डिस्टर्ब करने से तो फिर उसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और वो जो न्यू पोजीशन होगी वो उसकी स्टेबल पोजीशन ही होगी। एग्जाम्पल, बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड, देख सकते हैं आप बॉल मूव करेगी ग्राउंड पे तो ये स्टेबल ही रहेगी लेकिन एक न्यू पोजीशन होगी इसके अंदर बॉल की।
a pencil laying horizontally. डिपेंडेंस क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर स्टेबल बनाना चाहते हैं तो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी उसकी स्टेबिलिटी. हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मैटर करती है. जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रखा जाएगा उतनी बॉडी जो है वो स्टेबल होगी. हैवी व्हीकल्स वगैरह भी जो बनाई जाती हैं उनका बेस जो है वो थिक रखा जाता है, बेस वाइड रखा जाता है ताकि उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लोअर किया जा सके. विड्थ ऑफ बेस एरिया बढ़ा दिया जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दिया जाता है. स्टूडेंट्स, अब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे कुछ एमसीक्यूज के थ्रू. फर्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल बतानी है आपने कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल होगी इक्विलिब्रियम की. अ पैराट्रूपर मूव्स डाउनवर्ड व्हेन पैराशूट इज ओपन. पैराट्रूपर डाउनवर्ड मूव कर रहा है जब उसका पैराशूट ओपन हो गया. बी. एक्सेलरेटेड कार ऑन अ रोड. एक गाड़ी है जो कुछ एक्सेलरेशन से रोड पे मूव कर रही है. इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, क्या वो इक्विलिब्रियम में है. डी. क्या बोथ ए और सी ऑप्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए हैं. ये आप लोग इसको खुद असेस करेंगे. नेक्स्ट है 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम. 3 फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पे. तो दे शुड देयरफॉर टू बी. उनको किस तरह से होना चाहिए. कंकरेंट होना चाहिए, नॉन कंकरेंट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए. जी, तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए एमसीक्यूज थे. नेक्स्ट हैं की पॉइंट्स हमारे पास आज के लेक्चर के. पहले हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या है. अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 आता है तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, और दोनों कंडीशन में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी हमने, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी. फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है और सेकंड कंडीशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है. इसी तरह फर्स्ट कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 होगा. इसी तरह सेकंड कंडीशन में अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी. इस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन को अगर बॉडी सेटिस्फाई कर रही है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0, और अगर इस तरह सेकंड कंडीशन में बॉडी जो है वो फुलफिल कर रही है इस कंडीशन को कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी. आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.